गुड मॉर्निंग 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 एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत 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 गुड मॉर्निंग। और अब भाई ये धीरे धीरे ये साल भी खत्म होने वाला है। और अब अब हम एक नए वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आने वाला नया वर्ष है वो बहुत ही खुशियों से भरा हो। और जो आपने जीवन में अभी तक अचीव नहीं किया, जैसे एक सरकारी नौकरी, वो आपको इस साल मिल जाएगी। और ईश्वर चाहेगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि नए साल में कुछ नया करने की कोशिश करिए। नया करने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि जिन चीज़ों को आप 2021 में नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिजोल्यूशन लिया होगा या आपने कोई प्रण किया होगा, लेकिन बाई चांस आप उन्हें नहीं कर पाए, तो उन्हें 2022 में पूरा करने की कोशिश करिएगा। तो फिलहाल आज तारीख है 30 दिसंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। अभी जब तक ठंड है थोड़ी सी, तो ये करंट अफेयर्स का क्लास जो है मैं 8 बजे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसे परमानेंटली आप 8 बजे ही मानिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। लेकिन हेडलाइंस के ऊपर जाने से पहले, आज ठंड बहुत है कानपुर में, तो बिल्कुल कांपा जा रहा हूँ अंदर से। तो आज की हमारी जो हेडलाइंस है उसमें पहली आपको ये याद रखना है कि भाई रीजनिंग बाई राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। रोज रोज कहता हूँ तो अच्छा थोड़ा ना लगता है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लोगे तो मेरे से बात कर पाओगे, मेरे को मैसेज कर पाओगे। बीच बीच में मैं आता हूँ, दिन में कम से कम 3-4 बार मैं टेलीग्राम पर आता हूँ, देख लेता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। अक्सर देखता हूँ उसके अंदर लड़ाई चल रही होती है, तो लड़ाई मत क्या करो यार, है ना। प्यार से जीती जा सकती है दुनिया, जीत से तो देखो। फिलहाल आज की हमारी हेडलाइंस हैं। चाइना ने लॉन्च किया है 5 मीटर रिजोल्यूशन के साथ एक नया कैमरा उपग्रह। बहुत बढ़िया रिजोल्यूशन हो गया ये। आईसीआरए रेटिंग के मुताबिक भारत की जो वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो जीडीपी है वो 9% की दर से बढ़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन। लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है आईआईटी मद्रास। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया कृष्णा जिले में अमूल परियोजना का शुभारंभ। सरकार ने वयस्कों पर कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे दी है। नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों का कौशल बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक परियोजना। 29 दिसंबर को समाप्त हुआ 4 दिवसीय बेपोर अंतरराष्ट्रीय जल महोत्सव। ऋषभ पंत बने हैं 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर। और नितेश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय चौथी पैरा बैडमिंटन है, याद रखिएगा इसको। नमस्कार भैया दिनेश सोलंकी जी। और अब बारी है आज के प्रीवियस डे रिवीजन करने की, यानी कि अब हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में किस राज्य ने समग्र सूचकांक की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया? तो दैट इज केरल। ये हमने आपको कल ही पढ़ा दिया है, कई सारे लोग आज पढ़ा रहे हैं। भारत कब यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो जनवरी 2022 में भारत जो है ये यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एंटी टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। किसे वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं वायरल देसाई। वायरल देसाई है ना, आजकल वायरल ही पड़ा, विरल देसाई। भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है? ये नहीं ससुरा, अपने यहां कम में बेच रहा है, अब अपने यहां ज्यादा में बेच रहा है, हमारे यहां कम में बेच रहा था, लगा दिए एंटी डंपिंग शुल्क 5 चीजों पर, अब बेचो। वाइस एडमिरल पुनीत बहल को भारतीय नौसेना अकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना अकेडमी है कहां पर? केरल में। कहां पर है? केरल के एजिमाला में। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं संजय कुमार सिंह। केंद्र ने किस अधिकार को निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा मान लिया है? तो राइट टू फॉरगेट। अब आपके पास यह अधिकार होगा कि अगर आप चाहें तो आपका कोई डेटा ऑनलाइन डिलीट किया जा सके। वैसे यह संभव नहीं है। किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन का उत्सव मनाया जा रहा है? आयोजन किया गया तो यह मध्य प्रदेश में है।
इस बार तानसेन अलंकरण नहीं दिया गया है, लेकिन कालिदास दिया गया है। किस लेखक के द्वारा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक का लिखा गया, यह पुस्तक लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई संजू वर्मा द्वारा, मोदी गैम्बिट। हाल ही में किसने ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अडानी ग्रीन ने। किसने जीता है? अडानी ग्रीन ने। आज एकदम टोपा लग रहा हूं ना मैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मींदम मंजप्पाई पीला झोला योजना शुरू की है? हाँ जी, इसका मतलब होता है पीले रंग का थैला, कपड़े का थैला। तो यह शुरू किया है तमिलनाडु ने, MK स्टालिन जी ने, मींदम मंजप्पाई योजना। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया और बीनापन की पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है? तो यह है कानपुर। चाहे कर लो दुनिया टूर, भाई गजब है कानपुर। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हाल ही में उपग्रह GU-102E किस देश ने लॉन्च किया है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बनती है कि सर ये GU चाइना कर क्या रहा है? आपको पता है चाइना ने 2021 में ये वाला सैटेलाइट लॉन्च मिलाकर के 53 सैटेलाइट लॉन्च किए। 53 किसी देश के लिए एक या दो सैटेलाइट लॉन्च करना अपने लॉन्च व्हीकल से बड़ी बात होती है। चाइना गदर मचाए हुए भाई साहब, 53 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। चाइना 2030 तक चाह रहा है कि अंतरिक्ष में केवल उसका दबदबा हो। कुछ लोग होते हैं पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको पता चल गया है कि भाई अंतरिक्ष में ही होने वाला है जो कुछ होने वाला। तो दैट इज द राइट आंसर इज चाइना। और अभी हाल ही में जापान ने भी एक बढ़िया उपग्रह लॉन्च किया है। कल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था। तो जापान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। चाइना के पास जो लॉन्च रॉकेट है वो है लॉन्ग मार्च। चाइना के पास जो लॉन्ग रॉकेट है जिसे लॉन्च करता है वो लॉन्ग मार्च है। जापान के पास एक और रॉकेट है, मतलब है तो कई सारे, वैसे एक रॉकेट उसके पास ऐसा है जिसने उससे होप मिशन लॉन्च किया था। आपको याद है होप मिशन किसका था? होप मिशन UAE का था, है ना। और ये किसने लॉन्च किया था? ये जापान ने लॉन्च किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? याद रखिएगा हाईबूसा 2 से। किसने लॉन्च किया था? हाईबूसा 2 से लॉन्च किया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चाइना की तरफ बढ़े तो चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कंसा भी बोला जाता है, कंचा नहीं कंसा, इसने अभी हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अब इस सैटेलाइट में खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह कहा जा रहा है। मतलब कि ये धरती पे 5 मीटर तक की दूरी की स्पष्ट इमेज ले पाएगा। ये उनका लॉन्ग मार्च रॉकेट सी रॉकेट द्वारा 39वां प्रक्षेपण है, जबकि लॉन्ग मार्च सीरीज का 430वां प्रक्षेपण है और 2021 में उनका यह 53वां कक्षीय प्रक्षेपण है। CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्यालय है वो आपका बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। अच्छा, बीजिंग में एक और चीज का मुख्यालय है, किसी इंटरनेशनल एजेंसी का। क्या आप बता सकते हैं किस इंटरनेशनल एजेंसी का मुख्यालय बीजिंग में है? किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है? भाई साहब याद रखना, ठीक है। तो जापान का जो था वो हाईबूसा 2 था। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गई अचानक से, पता नहीं क्यों। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल की खोज की गई थी। स्पेस से जुड़ी हुई न्यूज है ना, तो दिमाग में आ गई। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल, SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बताओ, एक और चीज का भी मुख्यालय है, SCO के अलावा भी मुख्यालय है, SCO के अलावा भी है। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल खोजा गया था। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? याद रखिएगा उसका नाम यूनिकॉर्न था। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल जो अभी तक खोजा गया है उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न की एक लिस्ट अभी जारी हुई थी जिसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है यूनिकॉर्न के मामले में। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका टर्नओवर जो है वो $1 बिलियन को पार कर गया है। तो अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना इसमें दूसरे नंबर पर है और इंडिया इसमें जो है वो आपका तीसरे नंबर पर आया है। मेरी बात समझिएगा, यूनिकॉर्न सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल यानी कि सबसे छोटा ब्लैक होल है। अच्छा, अभी हाल ही में नासा ने विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया। आप जानते हैं उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हो गया है। कब लॉन्च किया है? 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन इन्होंने लॉन्च किया था। ये किसका स्थान लेने जा रहा है? ये हब्बल टेलीस्कोप, जो बूढ़ा हो गया बेचारा, उसका स्थान लेने जा रहा है, हब्बल टेलीस्कोप का। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जापान का। अभी आपको याद होगा जापान के एक रईस आदमी है, उनका नाम है योसाकू माइजावा। उनका नाम क्या है? योसाकू माइजावा।
तो योसाकु माय जावा से पूछा गया भाई कहां जाओगे, वो बोलेंगे माय जावा अंतरिक्ष। तो ये अभी अभी अंतरिक्ष में स्टेशन पे होकर के आए हैं। इसके अलावा एक और नाम आप याद रखिएगा, शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला कौन है? शिरीषा बांदला जो है ये तीसरी वीमेन है, यानी कि तीसरी भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में गई। पहली कौन थी? कल्पना चावला। दूसरी कौन थी? सुनीता विलियम। तीसरी कौन है? शिरीषा बांदला। और अंतरिक्ष में रहने का सबसे अधिक समय तक का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? वो क्रिस्टीना कोच के नाम है। किस महिला के नाम है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड? तो सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच है, जिन्होंने फरवरी 2021 में इसे हासिल किया था। अभी हाल ही में जापान ने क्या किया? इनमारसैट 6 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। अभी तक इतना बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसी ने लॉन्च नहीं किया है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसीलिए इसकी काफी चर्चा रही। इनमारसैट किसका सैटेलाइट है? याद रखिएगा ये जापान का सैटेलाइट है और ये विश्व का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अभी तक इतना बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं लॉन्च हुआ। जापान ने भी घोषणा कर दी कि भाई हम चंद्रमा तक जाएंगे 2020 में। ये हम जो लेट हो गए, अब हम हर हाल में 2024 तक जो है वो कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो चंद्रमा पर पहुंचा देंगे। थोड़ा तो हम लेट हो गए हैं लेकिन हम पहुंचा देंगे। तो इनमारसैट जरूर आप याद रखिएगा, ये अभी हाल ही की न्यूज है। चाइना की बात करें तो जोंगजिंग अभी लॉन्च किया उन्होंने, सिजियान उन्होंने लॉन्च किया, सेजन 13 उन्होंने लॉन्च किया, गुआंगू नाम का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। उनका जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम क्या है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? यहां पर 3 यात्री उन्होंने भेजे थे, है ना। जुरोंग जो है वो उनका मार्स रोवर है। मार्स रोवर यानी मंगल की सतह पर एक रोबोट भेजा हुआ है, टैलो बेटा तुम। तियानवेन जो है वो उनका मार्स मिशन था। मिशन का नाम क्या था? यानी मंगल पे जो मिशन भेजा था उसका नाम तियानवेन था। चांगे 5 जो है ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, यानी मून से जुड़ा हुआ है। ये लोग मून के पार्टिकल ले आए, चंद्रमा के पार्टिकल ले आए। आर्टिफिशियल सन ईस्ट है इनका, जिसने आपका 120 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान जो है 101 सेकंड तक होल्ड रखा। लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, सबसे लंबी नदी जो चाइना में आपको मिलेगी वो यांगशी मिलेगी। हाईएस्ट पीक है गासेर ब्रह्म। अगर आप तिब्बत को चाइना का पार्ट मानेंगे तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट हो जाएगा। करेंसी जो है वो रेनमिनबी चलती है। करेंसी क्या चलती है चाइना में? रेनमिनबी। युआन भी चलती है, जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा, वैसे वहां रेनमिनबी युआन। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना को पीपुल बैंक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। पीपुल बैंक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। पीपुल बैंक ऑफ चाइना। सेंट्रल बैंक को कैसे नाम से जानते हैं? पीपुल बैंक ऑफ चाइना। ये जो है ये अपने यहाँ का आरबीआई जैसा है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट है माओ जेडांग। अब कौन है? शी जिनपिंग है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल स्पोर्ट क्या है? टेबल टेनिस है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? मंदारिन। कुछ लोग इसको चाइनीज भी बोल देते हैं। फेमस फेस्टिवल जो है वो चाइनीज न्यू ईयर है। चाइनीज न्यू ईयर अपना अलग ही मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको। तो ये कुछ चाइना के बारे में जानकारी है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, अमन पांडे ने बताया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने क्या बताया? आईसीआरए ने बताया कि जो हमारा जीडीपी है वो 2021 के लिए नहीं बताया, 2022-23 के लिए बताया कि वो हमारा जो है वो 9% की दर से बढ़ जाएगा। किसने बताया? आईसीआरए ने। आईसीआरए कौन होता है बताने वाला? आईसीआरए जो है ये मूडीज के अंतर्गत काम करता है और ये माने चलिए कि देश की सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो काफी हद तक मान्य होते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताया कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है वो 2022 से लेकर 2023 में आपका 9% की दर से बढ़ेगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4% की दर से बढ़ी है। फिलहाल आईसीआरए को उम्मीद है कि हम 85 to 90% अगर हम टीकाकरण कर लेंगे तो ये ग्रोथ रेट हमें मिल जाएगा। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि क्रेडिट एजेंसी ने भारत की जो जीडीपी की गणना की है वो किस तरीके से है। तो मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो 2021-22 के लिए है। फिक्की के मुताबिक भारत की जो जीडीपी है वो 9.1% से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत का जो आंकड़ा है वो 8.3% कर दिया है, अभी थोड़ा गिरा दिया उन्होंने ओमिक्रॉन के चलते। आरबीआई ने आंकड़ा दिया था कि आरबीआई ने के मुताबिक 9.5% से बढ़ेगी। कल कुछ लोगों को याद नहीं हुआ होगा तो आज याद कर लीजिए। फिच ने रेटिंग एजेंसी ने बोला था कि 8.4% के हिसाब से हम बढ़ेंगे। गोल्डमैन सैश ने बोला था, किसने बोला था? गोल्डमैन सैश ने बोला था। गोल्डमैन सैश ने क्या बोला था?
गोल्डमैन सैक्स ने बोला था भाई 9.1% मेरे हिसाब से रहेगा। नास्कॉम ने भी कुछ बोला, नास्कॉम ने बोला कि भाई साहब मेरे हिसाब से 8.5% के हिसाब से रहेगा। और एडीबी यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 7.5% आंकड़ा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये लोग रेटिंग क्यों निकालते हैं? सबसे पहले तो देखो, सब रेटिंग की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि सरकार को भी अब आंकड़ों की जरूरत होती है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है। तो ये लोग सर्वे वगैरह कराते हैं, तो रेटिंग वगैरह निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, रेटिंग इसलिए निकालते हैं ताकि आपके एग्जाम में पूछी जा सके, क्योंकि सबको याद होती नहीं है तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। सर्वाधिक आंकड़ा जो है वो आरबीआई ने दिया है 9.5%। सर्वाधिक आंकड़ा किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है 9.5%। और सबसे कम आंकड़ा हमेशा आपका एडीबी ही देगा 7.5%। ये भी है, तय है कि सबसे कम आंकड़ा आपका जो भारतीय जीडीपी को लेकर के देता है वो होता है 7.5%। अब कई सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि सर वाकई में जीडीपी होती क्या है। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि सब तोड़ लिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जितने भी घरेलू उत्पाद हैं और जितनी भी सेवाएं ये हैं, उनके मूल्यों का योग होता है। यानी कि मान लीजिए भारत के अंदर केवल 10 प्रोडक्ट हैं और 2 सर्विस है, यानी भारत में आप चलिए 3 प्रोडक्ट हैं और 2 सर्विस है। 3 प्रोडक्ट का मतलब आपका एक राहुल सर का करंट अफेयर्स, एक राहुल सर की रीजनिंग और एक राहुल सर का पेड कोर्स। इन तीनों प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो ले लीजिए। और इसके अलावा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, केवल एक सर्विस है आपको पूरा। तो इनको अगर आप जोड़ दें, भाई राहुल सर का पेड कोर्स आप ले रहे हैं तो उसके जरिए आप कंटेंट ले रहे हैं, उसके जरिए आप कुछ चीजें ले रहे हैं, उस चीजें आपको हाथ में दिख रही हैं, वैसी वाली चीजें, किताब पुस्तक इस तरीके को हो गया। और जो सर्विस आप ले रहे हैं उससे जरिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको एक सर्विस मिल रही। तो इन सभी को मिला दिया जाए तो ये आपकी जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, उत्पाद का तात्पर्य देश के अंदर पैदा होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, प्राइवेट या सरकारी कंपनियों द्वारा कोई उत्पाद हो, सेवाओं में जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैंकिंग सेक्टर आदि का काम हो, तो वो सब आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा। तो ये जीडीपी होता है। आईसीआरए की बात करें तो आईसीआरए की स्थापना 1991 में की गई थी। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये मूडीज के अंतर्गत काम करती है। इसका जो मुख्य मूडी को जानते होंगे आप, मूडी विश्व की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है। वर्तमान समय में रामनाथ कृष्णन जो है वो इसके सीईओ हैं। इसके अलावा थोड़ा सा फर्क होता है जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई में। इसको बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं छोटा सा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहूंगा, बस ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी आप इकोनॉमिक्स वाले से पढ़िएगा। इसका मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुछ कुछ देशों में जीएनआई की गणना भी की जाती है, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय। तो आपका नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। इसमें आप मान लीजिए कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी भी यहां पर काम कर रही है तो उसके भी यहां पर जोड़े जाएंगे। जबकि जीएनपी क्या होता है, ये जीडीपी से थोड़ा सा अलग होता है। जीएनपी में क्या कर देते हैं हम लोग, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है ना, मैंने बोला ना निश्चित समयावधि के भीतर देश में पैदा होने, सीमाओं के अंदर, इसमें यही फर्क आ जाता है, देश की सीमाओं के अंदर। और अगर मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है, वहां से पैसा भेज रहा है यहां पर, तो वो पैसा भी इसके अंदर जीएनपी के अंदर कैलकुलेट हो जाता है। और ये भी होता है कि जो विदेशी यहां पर काम कर रहे हैं, जो विदेशी यहां पे काम कर रहे हैं वो पैसा अपने देश भेज रहे हैं, तो भारत से पैसा बाहर जाता है तो वो इसमें माइनस कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है जी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर को सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो ये आपका जो सुराई इको टूरिज्म जोन है ये आपका उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब समझो 11वें नंबर के, अभी बना राज्य और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हो गए, कोई टिक ही नहीं पा रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर 2021 को खाटिमा में सुराई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया। सुराई इको टूरिज्म जोन राज्य का पहला ऐसा जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। लो भाई जाके, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी पहली ऐसी जगह होगी जहां पे पर्यटक मगरमच्छ की मार्स प्रजाति को करीब से और सुरक्षित रूप से देख सकेंगे।
उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही खबर अभी आपको याद आएगा। अभी हमारे जो सीडीएस रहे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। आपको पता है वो किस राज्य के थे? जी, आपको पता होना चाहिए, वो उत्तराखंड के ही थे। किस गांव के थे? तो वो थे सैंज गांव के। किस गांव के थे? सैंज गांव के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? सैंज गांव पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। ठीक है। अभी देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया। देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया। ये किस गांव में खोला गया? ये तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में खोला गया है। ध्यान रखिएगा, इसको माना विलेज में खोला गया है ना। इसमें 40 से अधिक जो हैं वो औषधियों की प्रजाति रखी गई है। कितनी प्रजाति रखी गई? 40 से अधिक औषधियों की प्रजाति रखी गई है। ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर, बिल्कुल आपने सही कहा, वियना में। बट वियना की बात आई कहां से? वियना क्यों बता रहे हो बार बार तुम लोग? भाई एक बार शेयर कराओ वीडियो को, अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसे मजा नहीं आती यार दोस्त, है ना। मुझे भी तो मजा आनी चाहिए। इंडिया का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहां पर खोला गया? चमोली डिस्ट्रिक्ट, माना विलेज। क्रिप्टोगैमिक गार्डन, क्रिप्टोगैमिक मतलब आदिम पौधे जो बीज से नहीं होते, देहरादून उत्तराखंड। वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का अभी हाल ही में इन्होंने अवार्ड दिया था, और अपने यहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय का, बाल विकास डिपार्टमेंट का, विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देश का पहला भूकंप ऐप, भूकंप अलर्ट ऐप, ये किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने, आईआईटी रुड़की की सहायता से। देहरादून जो है ये पहला ऐसा जिला है जहां 100% आपको लिटरेसी मिलेगी। भारत वाटिका हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार ने स्कीम वात्सल्य योजना चलाया था, कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए। अच्छा, उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है, आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। यह पहला रामसर साइट है जो उत्तराखंड में है। घरों की नाम चेलिक नाम, घर के नाम पर लड़कियों के नाम पे घरों का नाम रखने की स्कीम जो है उत्तराखंड में चलाई गई। इंडिया का पहला फॉरेस्ट यानी कि वन चिकित्सा केंद्र कहां पर ओपन किया गया? रानीखेत में ओपन किया गया। और एक चीज याद रखिएगा, अभी हाल ही में यहां पर आपके चीफ जस्टिस बदल दिए गए। रविंदर सिंह चौहान जी की जगह आपके संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। ये अपॉइंटमेंट 24 दिसंबर से प्रभावी हुआ है। ये अपॉइंटमेंट कब से प्रभावी हुआ है? 24 दिसंबर पे। जी हां, ऋषभ पंत जो है वो उत्तराखंड के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चौधरी जी छा गए आप। कैपिटल सिटी देहरादून है और गैरसैंण है। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया जाने वाला है, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से होकर बहती है। गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो पांडव, झोरा, भोरतिया, मुखौटा, चोलिया प्रमुख डांस फॉर्म है। 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बना था। देश का कौन सा राज्य बना? 27वां। डैम जो है वो टिहरी है, यहां पर मिल जाएगा आपको। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आपको मिलते हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला, अटल रैंकिंग 2021 के अनुसार किस संस्था ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सर ये अटल रैंकिंग क्या है? अटल रैंकिंग की शुरुआत जो है वो देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? कि देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। भैया आईआईटी पैसा बहुत लेता है, आईएससी पैसा बहुत, रिसर्च भी तो कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो उसकी रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए 2019 में अटल रैंकिंग को शुरू किया गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटल रैंकिंग जो है वो नीति आयोग जारी करता है। जी नहीं, इसे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नीति आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें नीति आयोग का कोई रोल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे जारी करता है। और इस बार फिर से लगातार तीसरे साल आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पर आया है। अगर हम बात करें इस रैंकिंग की, तो इस रैंकिंग में 2 कैटेगरी में रैंकिंग जारी की जाती है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल की कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, जबकि नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। जो नॉन कैटेगरी मतलब नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है उसमें किसने टॉप किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ध्यान रखिएगा, रैंकिंग में इतना ही याद रखना है। कब से शुरुआत हुई थी? 2019 से शुरुआत हुई थी। किस डिपार्टमेंट द्वारा आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आती है। नीति आयोग का कोई रोल नहीं है। दूसरा, नॉन टेक्निकल में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, और नॉन टेक्निकल में आपका किसने टॉप किया है? आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने। शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीछे रह गई समझो।
29 दिसंबर 2021 को इनोवेशन अचीवमेंट ने अटल रैंकिंग जारी की है। अटल रैंकिंग देश के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले स्थानों को बताती है। तो आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है और देश के जो 7 आईआईटी हैं वो टॉप 10 में आए हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, एक और चीज जारी हुई, तेलंगाना ने रर्बन मिशन में टॉप कर लिया है। तेलंगाना ने किसमें टॉप कर लिया है? रर्बन मिशन में टॉप कर लिया है। तेलंगाना पहले स्थान पर आया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। यह मिशन 4 साल पहले लॉन्च किया गया था ताकि लोकल लेवल पर अर्थव्यवस्था को डेवलप किया जा सके और बेसिक सर्विसेज को अच्छे तरीके से बनाया जा सके। संगारेड्डी और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये फर्स्ट 2 पोजीशन पर आए हैं 300 क्लस्टर्स में। कितने क्लस्टर्स में आए हैं? 300 क्लस्टर्स में आए हैं जब से। तमिलनाडु और गुजरात जो है वो 2nd और 3rd प्लेस पर आए हैं। तो तेलंगाना ने किस पे टॉप कर लिया है? तेलंगाना ने टॉप कर लिया है रर्बन मिशन। रर्बन मिशन का मतलब ये है कि ऐसा मिशन जहां पे लोकल लेवल पर जो चीजें होती हैं, लोकल लेवल पर जो भी उद्योग धंधे हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। इसका पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। इसको याद रखिएगा। इसमें किसने टाइप किया है? अब तो उल्टा सीधा ही वो ही पूछता है, ठीक है। हाँ, नॉन टेक्निकल में पंजाब को याद रखिएगा और ये याद रखिएगा निजी अगर पूछ लिया जाए, निजी अगर पूछ लिया जाए तो उसमें कलिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप पर किया है प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये टॉप किया, ठीक है। हाँ, गांवों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जगन्ना पल्लू वोल्ला अमूल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद होगा, जगन्ना से समझ में आ जाता है जगन मोहन रेड्डी जी का ही काम है ये। तो जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक यात्रा पर निकले। कौन सी यात्रा पर निकले? वो पद यात्रा पर निकले और पद यात्रा में उन्होंने क्या किया? सब लोगों से बातचीत की। तो वहां पर पता चला कि जो दूध बेचने वाली महिलाएं हैं या दूध बेचने वाले जो फार्मर्स हैं उनका क्या मामला चल रहा है। उनका कोई दूध 20 रुपए लीटर में भी नहीं खरीद रहा था। तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ पानी मिनरल वाटर 20 रुपए लीटर बिक जाता है लेकिन हमारा दूध 20 रुपए लीटर नहीं बिकता। तो पता चला कि भाई मामला क्या है। मामला ये था कि कई सारे बीच वाले बिचौलिए जो थे वो गांव में खरीदने वालों को, मतलब एक ही 2 डेयरी थी जो खरीद रही थी, जिसकी वजह से वो मनमाने दाम पर खरीद रही थी। ऐसे में जगन्ना जी बोले, अमूल वालों से बात की कि अमूल आओ हमारे यहाँ ये चीजें खरीदो, दूध खरीदो। तो अमूल ने कहा हम नो प्रॉफिट पे खरीदेंगे, हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे खरीदेंगे। यानी अब जब से अमूल वहां पर आया है तब से वहां पे 74 रुपए लीटर जो है वो भैंस का दूध बिकने लगा है और गाय का दूध जो है वो 36 रुपए लीटर वहां पर अमूल ने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये है ये योजना जगन्ना पल्ला वेल्लुवा। पल्ला वेल्लुवा वाला डेयरी संस्थान से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अमूल परियोजना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इस योजना की शुभारंभ अभी हाल ही में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में भी हो गया है। तो वाईएसआर, कडप्पा, प्रकाशम, चित्तूर, गुंटूर और पश्चिम गोदावरी जिलों में ये पहले से ही शुरू हो चुकी है। कृष्णा जिले के 264 गांवों में ये योजना शुरू हुई है। अब यहां पर जब दूध की बात छिड़ी है तो 2 तरह के दूध दिवस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब यही पूछ सकता है भाई नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, वर्गीज कुरियन जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, अमूल की स्थापना है ना। और हाँ, वर्ल्ड विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं बताइए? वर्ल्ड नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे और वर्ल्ड विश्व 26 नवंबर बता रहे हो तुम लोग। एक बार जरा फिर से देखना। देखो 1 जून जो है वो है वर्ल्ड मिल्क डे। तुम लोग 26 नवंबर क्यों बता रहे हो? मुझे तो 11 जनवरी याद आ रहा है। हो सकता है मैंने कुछ गलत देख लिया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मुझे भी याद आ रहा है कि 26 नवंबर में ही मनाया हम लोगों ने, कि 11 जनवरी को मनाया। देख लो इसको, 26 नवंबर ही है। फिर चलो तुम्हारा ही सही, मुझे पता नहीं क्यों 11 जनवरी याद आ रहा है। बुद्धि नहीं काम कर रही, कोई बात नहीं, देख लेना इसको है ना। कब से क्लास चल रही है? 8 बजे चल रही। तुम कहां थे? जाओ भैया वीडियो थोड़ा शेयर कराओ, ठीक है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो हम लोग 26 नवंबर को कर लेते हैं और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे कर लेते हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अब भैया मामला ये हो गया कि कोविड के डोज लगाए जाने हैं। कई सारे लोग ऐसे पाए गए जिनको कोवैक्सीन लगी, कोविशील्ड लगी, फिर भी कोरोना हो गया। 2-2 डोज लगे फिर भी कोरोना हो गया।
तो ऐसी स्थिति में अब ये हो रहा है कि कुछ नई वैक्सीन ट्राई की जाए। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स के टीके के साथ साथ मोल्नुपिरविर दवा को भी मंजूरी दे दी है। मोल्नुपिरविर दवा क्या है? ये कोविड-19 की दवा है। इसको सबसे पहले लागू करने वाला लंदन था। यूके ने क्या किया था, अपने यहां बोला खा लो बेटा, जिनको टीका नहीं लगाया वो मोल्नुपिरविर खा लो, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है RTS-AS01, ये क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये मलेरिया की वैक्सीन है। मलेरिया का टीका अभी विकसित हुआ ना, WHO ने मंजूरी दी, तो मलेरिया का जो टीका है उसका नाम याद रखिएगा, RTS-AS01। तो ये है मोल्नुपिरविर। मोल्नुपिरविर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कार्बोवैक्स और कोवैक्स टीके को साथ साथ मोल्नुपिरविर दवा को मंजूरी दी है। कार्बोवैक्स वैक्सीन क्या है भैया? ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन वैक्सीन है। ये कैसा प्रोटीन है? आरबीडी प्रोटीन वैक्सीन है। इसे हैदराबाद स्थित एक बायोलॉजिकल फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत में विकसित तीसरा टीका है। यह भारत में विकसित कौन सा टीका है? तीसरा टीका। क्या नाम है? कार्बेवैक्स। कार्बेवैक्स जो है ये स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट करता है, मतलब ये आपके शरीर में वायरस नहीं डालेगा, ये आपके अंदर प्रोटीन डालेगा, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन कौन से होते हैं? ऐसी सेल्स जिनके ऊपर इस तरीके के छत्ते नुमा ये बने होते हैं, इन्हें स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। हमारा शरीर इस तरीके के प्रोटीन से लड़ने के लिए नहीं बना होता है, तो जब हमारे शरीर में इस तरह के प्रोटीन को डाला जाता है तो वैक्सीन क्या करना शुरू करता है? हमारा शरीर इसके प्रति अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप करता है और इसकी 0.5 ml की 2 खुराक आपको 28 दिनों के भीतर दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, कार्बोवैक्स किसने बनाया? कार्बोवैक्स बनाया बायोलॉजिकल ई ने। किसने बनाया? बायोलॉजिकल ई ने बनाया। इसके बाद ये आपका प्रोटीन वैक्सीन है, आरबीडी प्रोटीन वैक्सीन है, वायरस वैक्सीन नहीं है। जबकि कोवोवैक्स जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाएगा। इसे WHO ने 17 दिसंबर को एक आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है कि भाई मान लीजिए नहीं हो रहा है तो आप इसे लगा सकते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करेगी। मोल्नुपिरविर क्या है? ये एक दवा है, ये टीका नहीं है, ये दवा है। इसका निर्माण भारत में कोविड-19 के वयस्क रोगियों के इलाज के उपयोग में किया जाएगा। दवा 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों के उपयोग के लिए अधिकृत नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों के लिए नहीं दी जाएगी। मोल्नुपिरविर को मर्क द्वारा रिजबैग बायोथेरेपेटिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है और ये यूके की एक कंपनी है, याद रखिएगा। अब भाई साहब कोरोना वायरस जो है ये तो एंड्रॉयड हो गया, इसका वर्जन आना तो खत्म ही नहीं हो रहा, अभी डेल्मिक्रॉन आने वाला है। तो अब जितने वायरस अभी तक आ चुके हैं, हो सकता है ऐसा प्रश्न बन जाए, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं भाई कितने वायरस आ चुके हैं, जरा गिनो कितने आ चुके हैं। पहला आया डेल्टा वेरिएंट, फिर आया अल्फा वेरिएंट, फिर आया गामा वेरिएंट, फिर आया बीटा वेरिएंट और फिर आया ओमिक्रॉन। सर ये डेल्टा अल्फा गामा कहें, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन भाषा से लिए गए हैं और WHO इसी के नाम पे रख रहा है। अभी मैंने एक पेपर देखा, उन्होंने डेल्टा वेरिएंट का नाम पूछ लिया कि उसका नाम क्या है। B1.617 यानी कि B1.617.2। ओमिक्रॉन का तो याद ही रखो, B11529। B11529 क्या है? ओमिक्रॉन है। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट का आउटब्रेक कहां पर मिला था? इंडिया में मिला था, तो ये अपना है, बाकी तो विदेशी हैं। ये साउथ अफ्रीका में और आउटब्रेक मिला है ओमिक्रॉन का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है अच्छे से। गामा मिला था ब्राजील में, अल्फा मिला था यूनाइटेड किंगडम, तो अलग अलग जगह पे इसका ये वेरिएंट आता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, शैलेश शुक्ला, बहुत अच्छे, थैंक यू शैलेश। तो ये नाम जरूर आप याद रखें जो मैं नाम आपको बता रहा हूं। ये वेरिएंट के ये वाले नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाले एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि पागल है यार, पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, मतलब कुछ भी। अब ये नाम कौन याद रखता है? डेल्टा, अब कितने आ चुके हैं? 5वां वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन। डेल्मिक्रॉन जो आएगा वो 6ठा हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल बढ़ाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूज राज्य वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये राज्य चर्चा में है तो एक बार मैंने सोचा चलो इस न्यूज को डाल देते हैं। नागालैंड क्या कर रहा है? बेंत और बांस कारीगरों को कौशल को बढ़ाने की परियोजना शुरू कर रहा है। अभी आपको याद आएगा कि नागालैंड में अफस्पा हटाने के लिए, ये राज्य इसी में चर्चा में था, अफस्पा हटाने के लिए एक कमेटी गठित की। मैंने कहा चलो इसी बहाने ये भी आपको फिर से बता दूंगा। तो कमेटी जो गठित की गई है वो किसकी अध्यक्षता में की गई है? विवेक जोशी जी की अध्यक्षता में गठित की गई है। ये विवेक जोशी कौन है? ये हमारे सेंसस कमिश्नर है। सेंसस कमिश्नर यानी कि जनगणना आयुक्त हैं। सर ये बांस की खेती का क्या मामला है? देखिए बांस की खेती का मामला ये है
कि नागालैंड हो या नॉर्थ ईस्ट जो हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहां पे लॉन्च करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां के लोग शायद उसको अडॉप्ट नहीं करते, मतलब किसी भी योजना को वहां पे लागू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में नागालैंड अगर बांस मिशन को शुरू कर रहा है तो ये बड़ी बात है। बांस मिशन जो है राष्ट्रीय बाम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। नेशनल बैम्बू मिशन जो है, इस योजना की शुरुआत भारत में प्लास्टिक को हटाने के लिए की गई थी। किस योजना की शुरुआत? प्लास्टिक को हटाने के लिए की गई थी और बांस को उसका विकल्प बनाने के लिए भी की गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, असम जो है, वहां पर बहुत ज्यादा बांस पैदा होता है, फिर भी हमें बांस का क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें बांस को इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए भी इस मिशन की शुरुआत की गई। जब इस मिशन की शुरुआत की गई तो पाया गया कि बहुत सारे लोग बांस की खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका पौधा 3 साल में तैयार होता है और 240 रुपए पर पौधे लागत आती है। तो ऐसे में सरकार ने यह किया कि 120 रुपया हम दे देंगे, 120 रुपया किसान लगाए और फिर बांस बेच ले। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यह योजना 60% पे काम करती है, यानी कि अगर 240 रुपए आ रही है तो उसका 60% सरकार देगी, 40% किसान को लगाना पड़ेगा। बाकी सभी राज्यों में 50-50 के रेशियो से काम कर रही है। तो राजीव चंद्रेकर राज्य मंत्री, कौशल विकास उद्यम मंत्रालय, नागालैंड ने बेंत और बांस के कारीगरों के लिए 28 दिसंबर 2021 को एक डिजिटल रूप से पायलट परियोजना लॉन्च की है और इसका लक्ष्य जो है वो 4000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल प्रदान करना है। नेशनल बाम्बू मिशन जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये जब शुरुआत हुआ था तो ये 9 राज्यों में शुरू हुआ था। कितने राज्यों में शुरू हुआ था? 9 राज्यों में शुरू हुआ था और अब ये पूरे भारत में फैल चुका है। इसके लिए बांस अधिनियम में परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि पहले बांस अधिनियम को वनीय पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया था और फिर इसे पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि आप इसको काट नहीं सकते थे। पौधे के रूप में वर्गीकृत था, फिर इसे घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी अब आप इसे काट सकते हैं। अभी आप जानते हैं राष्ट्रीय वन अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कहता है कि जो भी पेड़ पौधे जंगल में उगते हैं आप उन्हें बिना वन विभाग की मर्जी के नहीं काट सकते, भले ही वो आपके घर में क्यों ना उगा हो। जैसे आपके घर में मान लीजिए शीशम का पेड़ है तो आप अपने घर का शीशम का पेड़ नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया और किसी ने उसकी शिकायत कर दी तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि ये वन अधिकार संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बांस भी उसी के अंतर्गत आता था, बांस को हटा दिया गया 2021 के अधिनियम में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय बंबू मिशन का लोगो है एक, ये लोगो आप गौर से देखिए। ये लोगो जो है ये प्रतियोगिता के जरिए डिजाइन किया गया था और एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि ये लोगो किसने डिजाइन किया है। तो ये लोगो जो है डिजाइन किया है श्री साईं गौड़। श्री साईं गौड़ कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। इस लोगो में हरा कलर और गोल्डन कलर जो है वो दर्शाया जा रहा है। इस तरीके से बांस को हरा सोना कहा जाता है। इस तरीके से बांस को क्या कहा जाता है? हरा सोना। अब चूंकि नागालैंड की बात छिड़ी है, अभी ये बताओ नागालैंड में 3 नए जिले बने ना? याद है ना, ये बताया था कि नागालैंड में कितने नए जिले बने। ठीक है, नागालैंड में कितने जिले बने? 3 जिले बने। ठीक है, आई बात समझ में? कितने जिले बने? 3 जिले। तो अब मतलब ये है कि नागालैंड में कुल कितने जिले हैं? अब ये बताओ नागालैंड में अब कुल कितने जिले हैं, ये बताओ, फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ये नाम बढ़िया लग रहा, मीठी लॉलीपॉप। ठीक है, बहुत बढ़िया अमन आदित्य, क्या बात है। हाँ, नाम हम याद करा देते, गिन लो, जिनको नहीं याद है गिन लो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नए बने हैं। सिमेन्यू, न्यूलैंड, चुमू केदिमा। ठीक है, 23 जिला है, 15 जिला है पगला। हाँ, 23 जिला ना है, 15 जिला है, तभी तो गिनवाए हैं तुमको, ताकि तुमको याद रहे। ठीक, आगे बढ़े भैया। मीठी लॉलीपॉप नाम की हमारी कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम मीठी लॉलीपॉप नहीं हो, तुम वाकई में लॉलीपॉप हो, तुम मीठी मीठी नहीं हो। 4 दिवसीय बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव कब समाप्त हुआ? ये क्या है? ये एक तरह का पर्यटक उत्सव, सेना का उत्सव था। मालाबार तट पर आयोजित किया गया। प्राचीन बंदरगाह की पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के हिसाब से 4 दिवसीय बेपोर जल उत्सव 26 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और 29 दिसंबर को समाप्त हो गया। यह उत्सव का आयोजन केरल सरकार द्वारा किया गया था। आइनस शारदा एक अपतटीय गश्ती पोस्ट आइनस कोबरा
और वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट ने 26 से 27 दिसंबर को बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव में भाग लिया। तो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव कहां आयोजित किया गया, केरल में आयोजित किया गया। इसके अलावा नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू हैं, गवर्नर याद रखिएगा आपके जगदीश मुखी हैं, असम वाले एक्स्ट्रा प्रभार संभाल रहे हैं। आपके यहाँ पे बेपोर जल उत्सव का नाम सुना तो मैंने कहा चलो आपको ब्लू फ्लैग बीच ही याद करा देता हूं। तो भारत में कितने ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? 10 हैं। शिवराजपुर द्वारका गुजरात में है, घोघला दीव में है, पादू बिदरी और कासरकोड ये 2 द्वीप कर्नाटक में है। तो कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 2 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। कप्पड़ केरला में है, कोवलम तमिलनाडु में है, इडन पुडुचेरी में, इन दोनों को अभी हाल ही में मिला। राधानगर अंडमान निकोबार ये है राधानगर, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश और पुरी उड़ीसा, इनको अभी गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा का। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है 3 तारीख से, रीजनिंग की क्लास 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ये वही हैं जिनको उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऋषभ पंत। हाँ, नागालैंड के राज्यपाल RN रवीन जो तमिलनाडु के हो गए, तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित थे वो कहां चले गए? तमिलनाडु के कहां चले गए? बनवारी लाल पुरोहित कहां के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में? बताओ भाई बताओ। हाँ, ये ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में ये उपलब्धि हासिल की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पूर्व कप्तान MS धोनी के 100 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पंत ने 26 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि 36 खेलों में धोनी ने हासिल की थी। बहुत बढ़िया पंजाब, खा जाओ लॉलीपॉप। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है हमारे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने यह पदक जीत लिया है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 गुना क्या। हरियाणा के नितेश ने अपने साथी तरुण ढिल्लों के साथ मिलकर विश्व के नंबर 1 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष युगल फाइनल में सीधे सेटों में 21-19, 21-11 से स्वर्ण पदक हराकर जीत लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नितेश कुमार का नाम याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन। अब बारी है आज के वन लाइनर की। हाल ही में GUAN-1 उपग्रह किसने लॉन्च किया? चाइना ने। 10 साल बाद जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर को सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। अटल रैंकिंग के अनुसार किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास। जगन्नापाला वेल्लुवा योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने बीना पनकी मल्टी मॉडल, ये कल बता चुका हूं आपको, उत्तर प्रदेश में कानपुर में। किस राज्य के बेंत और बांस कारीगरों को कौशल बढ़ाने हेतु परियोजना शुरू की गई? नागालैंड में। 4 दिवसीय बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव कहां समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? 29 दिसंबर और केरला में। टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? ऋषभ पंत। धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण किसने जीता है? नितेश कुमार ने जीता है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। दीपोर बिल, मैंने ये प्रश्न इसीलिए रखा क्योंकि आपने बेपोर अभी पढ़ा, तो बेपोर से दीपोर कंफ्यूज कर देता है। दीपोर बिल भारत में ये किस राज्य में है जिसको अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, और ये एकमात्र स्थल है वहां के रामसर साइट का। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहां करेंगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन पे। और जितने लोग देखे हो वीडियो सब कमेंट सेक्शन पे आप जरूर करिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, वीडियो रिकमेंड होगी। जिस दिन आप देखिए ज्यादा कम मैं क्वेश्चन नहीं लाता हूं उस दिन वीडियो मेरा चलता ही नहीं है, और जिस दिन मैं क्वेश्चन लाता हूं उस दिन वीडियो चलता है। तो भाई चलिए इसको ट्राई करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और भैया ठंडी वंडी बहुत है, थोड़ा बच के रहना, कोरोना भी फैल रहा है, एग्जाम पास है, शरीर को बचाए रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। आप घर से ही न्यू ईयर मना सकते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं ना वो रिचार्ज वाले कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप घर पे ही बैठ के रिचार्ज कर सकते हो, तो घर पे ही बैठ के तुम पढ़ाई कर सकते हो, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी वार्टी 1 साल पार्टी नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूरी नहीं है। न्यू ईयर तब मनाना जब नौकरी लग जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।